प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का टॉपिक ल्हासा की ओर। राहुल सांकृत्य जी द्वारा लिखित यह पाठ जो कि तिब्बत की यात्रा का वर्णन है, उन्होंने 1929-30 में की थी और उस समय भारत और चीन के मध्य संबंध अच्छे नहीं होने के कारण वहां आने जाने पर रोक लगी हुई थी और आ जा नहीं सकते थे। इस कारण से देखा जाए तो इन्होंने नेपाल के रास्ते से एक अपने मंगोल भिक्षु के साथ में यात्रा की थी, एक भिखमंगे के वेश में। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं थोरला की ओर और डांडा थोरला जो कि अपन ने पढ़ा कि बहुत खतरनाक जगह है, वहां पर डाकू मिलते हैं और देखा जाए तो वो पहले व्यक्ति को मार देते हैं, फिर ये चेक करते हैं कि उसके पास में धन है या नहीं है। तो उस स्थान से जाने के लिए सबसे निकट स्थान था, उसको पार करना था। फिर डाकुओं का डर था, पहले खून करते हैं फिर धन देखते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि हथियार का कानून नहीं है, तिब्बत में हथियार का कानून नहीं होने के कारण लोग वहां पर काठू की तरह बंदूक पिस्तौल लिए घूमते हैं। और इसके लिए आगे का जो विकट रास्ता था या चढ़ाई भरा था, 16-17 मील दूर था। इस कारण से उन्होंने 2 घोड़े किए लड़कोर के लिए, जिसको अपन लंकोर भी कह सकते हैं। लंकोर के लिए इन्होंने 2 घोड़े लिए और लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा जब वो ढाल में डाला था और देखा जाए तो वो पिछड़ गए थे और जाना दाहिने रास्ते पर था, लेखक बाएं रास्ते पर चले गए। 1.5 मील जाने के बाद पता चला, वहां से वापस आए और जब सुमति तक पहुंचे तब तक वह चाय बनाकर 2-3 टोकरी कंडे जला चुका था। इस कारण से वो गुस्से में था और जब लेखक ने सही कारण बताया तो उसका गुस्सा शांत हो गया और शाम को इनको चाय और सत्तू पहले दिए गए और फिर थुक्पा इनको भोजन के लिए मिला। आज हम इसका अगला भाग जो तीसरा है वो पढ़ेंगे। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे। तिडरी के विशाल मैदान वहां थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। तिडरी समाधि गिरी, वहां पर किसी की समाधि है साधु संतों की, तो साधु संत की समाधि के नाम पर ही इसका रखा गया था तिडरी समाधि। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब देखो यहाँ पर सुमति एक मंगोल भिक्षु थे, इस कारण से वहां उनके यजमान भी थे तिब्बत के अंदर। तो तिब्बत में बोध गया से लाए हुए कपड़े के गंडे खत्म नहीं होते हैं और हो भी जाते हैं, वापस मंत्र पढ़कर वो बना लेते हैं। तो वहां पर इस प्रकार से अपने साधु से सभी गंडे लेने के लिए तैयार रहते थे, आते रहते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। वो अपने यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे, जो यजमान थे उनके यहाँ। तो मैंने सोचा कि ये यजमानों के यहाँ सप्ताह भर लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। लेखक कह रहा है मैंने उनसे कहा कि आप आसपास के गांव में मत जाइए, आपको यदि गंडे बांटने हैं, धागे बांटने हैं, तो आप जिस गांव में ठहरते हैं उस गांव में ही बांट दो, आसपास के गांव में मत जाइए। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। इसके लिए जब मैं ल्हासा पहुंचूंगा जो कि तिब्बत की राजधानी थी, वहां पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दे दूंगा, आप चलिए मेरे साथ। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। भरिया का मतलब है भारवाहक, जिसको अपन जैसे रेलवे स्टेशन पर गए तो पुली। तो इस प्रकार से उसको कोशिश की लेकिन कोई मिला ही नहीं। सवारी ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत बड़ी कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढक लिया जाए तो गर्मी खत्म हो जाती है, अन्यथा वहां की गर्मी भी तेज है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप में जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है और 2 बजे की बात है दिन की, सामने ललाट जल रहा है। एक तरफ गर्मी है, एक तरफ ठंड है, यानी हाथ वही ऐसा वहां का वातावरण है। वहां के परिवेश को देखा जाए तो इस प्रकार से वहां के ऋतु परिवर्तन, हाथों या मौसम परिवर्तन या वहां का मौसम किस प्रकार का रहता है, इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब उसने ये किसी और व्यक्ति से मिलना था, इस कारण से उसने कहा कि यह हो सकता है मेरा यजमान है, वहां आदमी मिल जाएगा, भारवाहक मिल जाएगा, इसलिए अपन वहां चलते हैं।
तो वहां चल दिए। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। यानी जो बौद्ध भिक्षु है, भगवान बुद्ध थे, उनके जो मठ बने हुए हैं, उनके धार्मिक स्थल जो बने हुए हैं, उनको मठ कहा जाता, विहार कहा जाता। तो विहारों के हाथ में वो जमीन है, जमीन पर कब्जा विहारों का रहता है। अपने अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। मजदूर वहां पर बेगारी में लिए जाते थे। उस समय बेगारी प्रथा भारत में ही नहीं थी, बल्कि तिब्बत में भी थी। यानी बेगारी का मतलब होता है काम के बदले कुछ भी नहीं देना, काम के बदले कुछ भी नहीं देना और मुफ्त में काम करवाना। खेती का अंजाम देने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। जो जागीर के आदमी होते हैं उनके लिए राजा से कोई कम नहीं होता। एक भिक्षु को वहां भेजा जाता है, वही सारा खेती का काम करवाता रहता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी नम से बड़े भद्र पुरुष थे। शेखर यानी स्थान का नाम, वहां की खेती थी, जो खेती की जाती है उस खेती के भिक्षु जो मुखिया भिक्षु थे नम से, जिसका नाम था, बड़े शालीन व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस समय मेरा कोई ऐसा भेष नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। भगवान बुद्ध के द्वारा हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां जिनका अनुवाद किया हुआ था, वो वहां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा दिया गया। यानी जहां पर वो किताबें रखी हुई थी, पोथियां रखी हुई थी, उनके पास में मेरा आसन लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। शेर कह सकते हैं अपन 850 ग्राम के तकरीबन, लगभग 850 ग्राम का एक शेर होता है। तो कह सकते हैं अपन 10 किलो से कम तो हो ही नहीं सकती। 10-12 किलो की एक पोथी थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी पुस्तकों के भीतर होने से मतलब ये नहीं कि पुस्तक के अंदर घुस गया था। तो पुस्तकों के भीतर होने से मतलब होता है कि लेखक पुस्तकों को पढ़ रहा था जो भगवान बुद्ध की थी, उनके अध्ययन में लग गया था। इस कारण से जब सुमति ने पूछा कि मैं मेरे यजमानों से मिलने जा सकता हूं, तो मैंने उसको हाँ कर दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। दूसरे दिन वे गए थे और मैंने सोचा 2-3 दिन तो लगेंगे, तब तक मैं इन पुस्तकों का अध्ययन कर लूंगा। लेकिन वो तो दोपहर के समय ही वापस आ गए। तिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। और इस प्रकार से तिडरी अब पास में था, जो कि इनका अगला पड़ाव था, वो बहुत नजदीकी था। इस कारण से ये कह रहे हैं भिक्षु जो नमसे थे, नमसे से हमने विदा ली और वहां से अपना सामान जो पीठ पर उठाया और वहां से चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। तो इस प्रकार से ये आज अपना लासा की ओर पाठ पूरा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए आप इसके अभ्यास प्रश्न जरूर अपनी कॉपी में कीजिए, ताकि इस पाठ में क्या शिक्षाएं मिली है, किस प्रकार से कौन सा एक यात्रा से हमें क्या फायदा होता है, या देखा जाए तो तिब्बत के उस समय तत्कालीन समय के समाज की स्थिति क्या थी, वहां का परिवेश कैसा था, वहां का मौसम ऋतुएं कैसी रहती थी, वहां के लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की भावनाएं थी, ये सब अपन ने पढ़ा। और आप भी इसका अच्छी तरह से सहज पर वाचन करें।